बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.4। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.4 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई सीखना चाहते हैं तो फिर आप चले जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले भी हमने यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी आसानी के साथ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं से शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात होगी प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी को बेटा आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करा देता हूं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी एक इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मिसाल, सबसे आसान मिसाल है इसकी, जो हम मैच के दौरान टास्क करते हैं ना, एक कॉइन होता है हमारे पास, उसके एक तरफ हेड लिखा होता है, एक तरफ टेल लिखा होता है। ऐसे हमने सिक्का उछाला और अगर कोई आपसे पूछ ले बताओ भाई हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो दरअसल वो आपसे उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हेड आने की। या फिर कोई पूछ ले टेल आने की कितने चांसेस हैं, तो वो आपसे प्रोबेबिलिटी को ही पूछ रहा है। ठीक है, तो किसी भी इवेंट के आने के कितने चांसेस होते हैं बेटा, इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमने बढ़ना है इसके फार्मूले की तरफ, लेकिन पहले आपको कुछ टर्म्स दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ। बेटा, एक टर्म होती है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपके पास कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी होगी जो कुछ ना कुछ रिजल्ट शो करेगी। जैसे देखो, मैंने सिक्के को उछाला, ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है एक, और वो या तो हेड देगा, एक रिजल्ट है, या आपको टेल देगा, ये भी एक रिजल्ट है। तो ये आपके पास एक एक्टिविटी है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कुछ रिजल्ट शो कर रही है। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट्स आए ना बेटा, इनको हम आउटकम कहते हैं। हेड भी एक आउटकम है और टेल भी एक आउटकम है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा जितनी भी आपके पास पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं एक एक्सपेरिमेंट से, उन सबको सैंपल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये जो लूडो का डाइस है उसकी बात कर लेते हैं, तो इसके 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पे एक नंबर होता है, 1 से लेकर 6 तक ये नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितनी है? 6 हैं। 6 फेसेस, 6 पॉसिबल आउटकम, इसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जी एक इवेंट की। इवेंट क्या होता है मेरे बच्चों? देखो, अब इन सारी आउटकम में से कोई एक आउटकम ले लो या एक से ज्यादा आउटकम ले लो। एक या एक से ज्यादा आउटकम का जो सेट होता है ना, उसे हम इवेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि इसमें ये जो सारी आउटकम्स हैं डाइस की, उसमें से जो 1 है, ठीक है, वो एक आउटकम ले ली, तो ये मेरा इवेंट हो गया, या 2 इवेंट हो गया, या 3 इवेंट हो गया, या मैं कहता हूं इवन में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा, है ना। 2, 4, 6 तीनों आ गए, ये तीनों मिलके हमारे पास जो है वो एक इवेंट बना देते हैं, जिसको हम इवन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह 1, 3, 5 एक अलग इवेंट बना देते हैं, जिसको हम ऑड नंबर्स का इवेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो उम्मीद है आपको इवेंट समझ में आ गया होगा कि इवेंट क्या होता है। इवेंट आपके पास एक आउटकम या एक से ज्यादा आउटकम का सेट होता है। ठीक है, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है। अच्छा, इसके अलावा एक टर्म इस्तेमाल होती है फेवरेबल आउटकम। अब भाई ये भी वही चीज है, जिस टर्म की आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, यानी जिस आउटकम की, लाइक मैं कहता हूं कि इस डाइस में 1 के आने के कितने चांसेस है, या इसमें 6 आने के कितने चांसेस है। ठीक है, तो ये दरअसल क्या है, वो जो मैं कह रहा हूं कि 6 के आने के कितने चांसेस है, 6 क्या है? एक आउटकम है। ठीक है, और इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी मैं मालूम करना चाह रहा हूं कितने चांसेस है कि ये आएगी, तो वो दरअसल क्या है, आपके पास फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, इसी तरह मैंने कहा था कि इवन नंबर, तो वो इवन नंबर क्या थे? हमारे पास फेवरेबल आउटकम थी। तो इसका जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, वो होता है बेटा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम जो है वो आपकी सैंपल स्पेस कहलाती है। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम जो है सिंपली आप समझ लो कि आपका इवेंट ही है। सही है, जैसे आपके पास ये डाइस है, इसमें हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आने की कितने चांसेस हैं। ठीक, तो उसके लिए हम देखेंगे कि इसकी टोटल जो आउटकम्स कितनी है, यानी सैंपल स्पेस कितनी है। इसकी 6 फेसेस हैं, हर फेस पे एक नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 6 तक, ये आपके पास आउटकम्स है, ये जिसको सैंपल स्पेस कह रहे हैं, टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कौन सी है? क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी इवन नंबर की, तो फेवरेबल कौन सी है? 2, 4, 6।
ठीक है, तो ये फेवरेबल आ गई। अब प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा, फेवरेबल की तादाद ऊपर लिखेंगे और नीचे जो टोटल आउटकम्स जो आई उनकी तादाद नीचे लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, ये आपको बेटा आ गई प्रोबेबिलिटी। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के दरमियान होती है। ठीक है, 0 का मतलब होता है कि किसी भी एक नंबर के आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई ये डाइस है, इसमें 7 के आने के कितने चांसेस हैं, 7 आ ही नहीं सकता, 0% इसके चांसेस है। ठीक है, और अगर जैसे मैंने कहा कि इवन नंबर आने के कितने चांसेस हैं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.5, क्योंकि 1/2 0.5 होता है ना, तो 0.5 का मतलब है 50% चांसेस है। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, इसका मतलब है कि उसके 100% चांसेस है कि वही आएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ये प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब बेटा क्लास 9th में आपने एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट की थी। अब यहां पर जो है वो आपके पास कंबाइंड इवेंट्स होंगे, 2 इवेंट्स होंगे। ठीक है, और उन 2 इवेंट्स की आपने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना होगा। इसलिए इसकी तरफ बढ़ने से पहले कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं वो आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट इस टर्म इस्तेमाल करनी, तो पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, अब अपने माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिए कि इवेंट क्या है। इवेंट दरअसल एक आउटकम है जो भी एक्सपेरिमेंट से हमें मिलती है। ठीक है, वो एक भी हो सकती है, वो सेट भी हो सकती है। ठीक हो गया, जैसे मैंने डाइस की एग्जांपल दी थी कि ये सारी आउटकम है, इसमें से कोई एक ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए, ये क्या है, आउटकम, इसको इवेंट कह सकते हैं। या फिर इवन नंबर की कह लीजिए या ऑड नंबर कह लीजिए, वो भी आपके पास एक सेट आ जाएगा, 2 4 6 या 1 3 5 का, वो भी आपके पास इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इवेंट्स में आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं और म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक बात तो तय है, इवेंट्स क्या हैं जी, रिजल्ट्स जो कि आपको एक्सपेरिमेंट से मिल रहे हैं। जैसे डाइस को ऐसे रोल किया, उसमें से जो आउटकम्स मिलती हैं आपको, वो क्या है जी, इवेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास जो एक इवेंट है ना, वो ये है कि इवन नंबर जो है उसके अंदर आएगा डाइस में, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है। दूसरा इवेंट जो है वो आपको यूं कह लो कि ऑड नंबर वाला है। अब जब आप इसको डाइस को रोल करोगे ऐसे करके, या तो इवन नंबर आएगा या फिर ऑड आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक वक्त में इवन भी आ जाए और ऑड भी आ जाए। तो ऐसे इवेंट्स जो कि साइमल्टेनियसली नहीं आ सकते, ठीक है, इकट्ठे नहीं आ सकते, उसको हम बोलते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। जैसे इसको रोल किया, अगर 5 आया तो वो 5 ऑड है, वो इवन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे को हम बोलते हैं कि ये क्या है जी, हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। जैसे टास्क की एग्जांपल हम दे लेते हैं, हम उसको फेंकेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए। मे बी आपकी एक तरफ एक इवेंट आपका जो है वो उसमें फेवरेबल आउटकम आपका हेड हो, दूसरे इवेंट में फेवरेबल आउटकम आपका जो है वो टेल हो। तो अब एक लम्हे में जब आपने ये टास्क किया, तो या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों आ नहीं सकते। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं कि ये इवेंट्स जो हैं वो आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने यहां पर मेंशन किया कि इवेंट्स दैट कैन नॉट बी हैपन एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल, आप गेम कोई हारे भी हैं और जीते भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हार भी हैं और आप जीत भी गए, या तो आप जीते हैं या फिर आप हारे हैं, दोनों काम नहीं हो सकते। फिर आगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इसी डाइस की मिसाल लेते हैं जी, आपने 2 इवेंट्स डिसाइड किए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। पहला इवेंट है जिसमें आप कहते हैं इवन नंबर आए, दूसरा इवेंट आप लेते हो, आप कहते हो कि नंबर 3 से बड़ा आए। अब ये 2 इवेंट्स हैं। अब अगर घुमाते घुमाते कहीं आ गया 4, तो 4 इवन नंबर भी है और 4 3 से बड़ा भी है। अब आपके दोनों इवेंट अकर हो गए, तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं कि ये म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। समझ गए बेटा? अब देखो यहां पर मैंने इनकी इवेंट डायग्राम बनाई है। ये देखिए, ये आपके पास एक है ऑड को रिप्रेजेंट करने वाला, ये है इवन को रिप्रेजेंट करने वाला। अब ऑड में आता है 1 3 5 और इवन में आता है 2 4 6। इस डाइस की जो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है, ये सारी की सारी आ गया आपका एक इवेंट, ये सारी की सारी आ गया आपका दूसरा इवेंट। ठीक है, तो या तो ये इवेंट आएगा या फिर ये इवेंट आएगा, दोनों साइमल्टेनियसली कभी नहीं आएंगे। यानी या तो इवन मिलेगा या तो आपको ऑड मिलेगा, दोनों कभी भी साइमल्टेनियसली आ ही नहीं सकते। तो ऐसे हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव की। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आपने डाइस को जो है वो जो उसके ऊपर जो टोटल आउटकम्स हैं वो 6 हैं और आपके 2 इवेंट से एक इवेंट आप कहते हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आए, दूसरा आप कहते हो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 से बड़ा आए। अब 2 इवेंट्स हो गए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर वो इवन आए तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। ठीक, अगर वो ग्रेटर देन 3 है तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक,
अब जो 4 और 6 है ये दोनों के अंदर आ गए। 4 और 6 इस इवेंट में अगर आपके पास 4 आ गया डाइस के ऊपर तो दोनों इवेंट्स आपके हो गए। आपका इवन नंबर भी आ गया और आपका ग्रेटर देन 3 नंबर भी आ गया। अगर आपके पास 6 आ गया फिर भी दोनों इवेंट हो गए कि आपका जो है वो ये इवन नंबर भी बन गया, इस तरह में भी आ गया और ग्रेटर देन 3 भी हो गया, में कॉमन आ गए। तो इसलिए जब कॉमन होते हैं तो हम इनको ओवरलैप करते हैं। अब इवन आर में कुछ कॉमन नहीं होता इसलिए दोनों को अलग अलग सर्कल ड्रा किया। अब इसमें देखें आप इवन और ग्रेटर देन 3 वाले में कुछ ना कुछ कॉमन है। 4 और 6 दोनों सर्कल्स के अंदर आते हैं, इस सर्कल में भी आते हैं, इस सर्कल में भी आते हैं। दैट्स व्हाई हमने दोनों को ओवरलैप करते हुए यहां पर शो कर दिया। ठीक है, तो बेटा ये शो करता है म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स को। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा फिर 2 टर्म और है हमारे पास, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? अगर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे कोई असर पड़ रहा है तो डिपेंडेंट इवेंट है। अगर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं। देखो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर जो आपको नजर आ रही है 7 ग्रीन बाल हैं और 3 जो है वो आपके पास ब्लू बाल है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे इस वक्त बिना किसी बाल को निकाले इस ग्रीन बाल की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो वो कैसे निकलेगी? ग्रीन बॉल दरअसल है कितनी मेरे पास, इसको मैं पहले चलो ग्रीन जी से शो कर देता हूं यहाँ पे, P ऑफ G। ठीक है, तो कितनी है जी आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास चांसेस हैं जी ग्रीन के आने के। ठीक है, आउट ऑफ 10 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक, अच्छा उसके बाद फिर देखें इसी तरह अगर हम ब्लू की कैलकुलेट करें तो ब्लू की कैलकुलेट कर लेते हैं जी हम। कितनी है जी? 1 2 और 3। चांसेस देते हैं कि 3/10 इतने चांस है इसके कि अगर आप इसमें से बाल निकालें तो 3/10 आएगा आपके पास। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ब्लू की और ये आगे ग्रीन की। अब देखिए अगर आप एक ग्रीन बाल को निकाल लेते हैं, ठीक है, उसको फिर निकालने के बाद वापस उसमें रख देते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा आपने किया कि ग्रीन बाल को आपने यहां से आउट कर दिया, ठीक है, पहले जब आपने आउट नहीं किया था तो अभी स्टिल जो ब्लू की आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही है वो स्टिल आ रही है 3/10। लेकिन जब आपने एक ग्रीन को निकाल दिया तो एक ग्रीन के निकलने से ब्लू बाल की प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो गई। तो इस इवेंट के होने से इस इवेंट में तब्दीली आ गई, उसके इफेक्ट आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी बदल गई। अब जो इसकी ब्लू बाल की प्रोबेबिलिटी है ना बेटा आपके पास, वो कितनी आएगी? 3/9, क्योंकि टोटल बाल रह गई अब 9। टोटल आउटकम्स से हम डिवाइड करते हैं ना, तो 3 तो इसकी पॉसिबिलिटी है 3/3 आउट ऑफ 9। तो ये आपके बेस्ट चांसेस आ गए। तो देखो पहले 3/10 थी, अब 3/9, तो इफेक्ट हो गई ना। तो ऐसा इवेंट जो जिसके होने से दूसरे इवेंट पे फर्क पड़े तो वो जो है वो आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। जिसपे एक के होने दूसरे पे असर ना पड़े तो वो कोई डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। फिर सुन लो, अगर आप एक बाल निकालते हैं, ठीक है, ग्रीन बाल निकाले, ग्रीन बाल की प्रोबेबिलिटी जो है वो 7/10 थी। उसके बाद आपने एक और बाल निकाल ली, ठीक है, तो एक और बाल निकालने से प्रोबेबिलिटी पीछे जो है जो भी आपके पास बाल है उनकी प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी। जैसे मैंने आपके सामने एक बाल किया, अब देखो मैं अगर वापस बाल को रख देता हूं दोबारा से तो फिर तो इश्यू नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ गए? मैं फिर से बता देता हूं, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए समझने में कंफ्यूजन होती है। आपने एक बाल निकाली है, प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास आ गई, जैसे ग्रीन बाल की थी प्रोबेबिलिटी 7/10 थी, अब आपने एक बाल निकाल ली, अब पीछे रहेगी 9 बाल्स। अब जो दूसरी बाल निकालेंगे ना बिना उसको पहले वाली को वापस रखे तो पिछली वाली सबकी प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी। लेकिन अगर आपने वापस रखने के बाद दोबारा फिर बाल निकाली, दूसरा इवेंट तब किया, पहली बाल वापस रखी, तो फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम समझ लेते हैं बेटा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं। ऐसा इवेंट जिसमें जिसके होने से दूसरे पे असर पड़े वो आपका डिपेंडेंट है, जिसके होने से दूसरे असर ना पड़े वो आपका इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इंपैक्ट द अदर देन इट इज डिपेंडेंट, हैपनिंग ऑफ वन इवेंट डज नॉट डिपेंड द अदर देन इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है बेटा, अगर उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स की। कंबाइंड इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम और बोलते हैं, एक को हम एंड बोलते हैं। याद रहे कि और के लिए हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और एंड के लिए हम इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब देखिए आर का मतलब क्या होता है? या, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ अब 2 आपके पास इवेंट है, एक ए और एक इवेंट आपके पास बी। इसका मतलब यह है कि इवेंट ए या इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, इसमें से या आपका इवेंट ए हो जाए या आपका इवेंट बी हो जाए, दोनों हो जाए तो भी आपको ओवरऑल जो है वो एक्सेप्टेबल है। क्योंकि आपको अगर मैं कहता हूं कि अली या वकास मेरी बात सुने, इसका मतलब है या अली आ जाए
या बकास आ जाए, दोनों में से कोई एक आ जाए, काम ओके हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं, एक की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, एक की प्रोबेबिलिटी बी ऑफ बी, अगर इनमें से कोई एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो भी जाए तब भी आपको पी ऑफ ए यूनियन बी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? अब और में दो कैटेगरीज हैं, अगर तो वो आ गया एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो फिर दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सिंपली आप ऐड कर दोगे, तो लिखोगे पी ए यूनियन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए के होने के चांसेस और बी इवेंट के होने के चांसेस जितने भी हैं दोनों को जमा करेंगे तो आपको बस आ जाएगी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपके पास जो इवेंट्स ए और बी हैं वो नॉन एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है, फिर आप उसमें लिखते हो ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या बात हो गई? देखो जब आप आर की बात करते हैं ना तो आर में हमेशा याद रखो प्लस का ऑपरेशन इस्तेमाल होता है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी प्लस होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, या ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। अब इसमें रिपीटेशन नहीं चाहिए होती। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये टोटली डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है, जब तक आपके पास ये दोनों जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपली ऐड हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन एक्सक्लूसिव, तो नॉन एक्सक्लूसिव में कुछ एलिमेंट्स यहां पे कॉमन होते हैं जो इसमें भी आ जाते हैं, इसमें भी आ जाते हैं। जब हमने सेट ए को पूरे को काउंट कर लिया, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में ये 4 और 6 काउंट हो चुके हैं। उसके बाद फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी ये काउंट हो चुके हैं। उसके बाद फिर जो कॉमन अब दोबारा से काउंट करेंगे तो ये 4 और 6 इसमें भी काउंट हो गया, इसमें दोबारा काउंट हो गया। इसलिए दोबारा काउंट होने से बचाने के लिए हमने उसमें से पी ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, यानी ए इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन, जो इसके और इसके दरमियान जो कॉमन थे ना उसको निकाल दिया। फिर मेरी बात समझो, पहले दायरे में 2 4 6 है, जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो 2 4 6 तीनों ऐड हो गए। उसके बाद दूसरे दायरे में फिर 4 5 6 है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 और 6 2 मरतबा आ गए हैं। ठीक, तो जो 2 मरतबा आ गए उनको निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। 4 और 6 कॉमन था तो 4 और 6 हमने निकाल दिए। कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के जरिए। ठीक है, तो ये मेरे बच्चे हमारे पास आ गया और वाला केस। उसके बाद फिर एंड वाले केस में आ जाते हैं। एंड में क्या होता है, ए और बी दोनों होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो टाइप्स आ जाती है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अगर तो आपके इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, तो उस केस में सिंपली आपने दोनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको मिल जाएगी इसकी जो कंबाइन प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर वो इवेंट्स आपके पास डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो फिर जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट होगी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसको पढ़ते हैं बी गिवन ए, यानी बी बाय ए पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों आपके पास कुछ फार्मूले हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं, 1 2 3 और ये 4, इनको याद रख लें। अब इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए, एक्सक्लूसिव का, नॉन एक्सक्लूसिव का, इंडिपेंडेंट का, डिपेंडेंट का, ये सारे मैंने आपको समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 1, मुसाब पिक्ड अ कार्ड रैंडमली फ्रॉम अ बॉक्स। मुसाब ने एक बॉक्स में से रैंडमली एक कार्ड को पिक किया है, कंटेनिंग कार्ड बेरिंग नंबर 1 2 एंड 3। अब उस बॉक्स के अंदर जो कार्ड थे उन कार्ड्स के ऊपर नंबर थे 1 2 एंड 3। He then replaced and picked up another after well shuffling। फिर उसने क्या किया, उस कार्ड को वापस उस बॉक्स में डाला, अच्छे से उसे शफल किया और दोबारा फिर एक कार्ड निकाल लिया। He found product of two numbers he got in the two trial। दो ट्रायल में उसने ये जो दो कार्ड निकाले थे उनके ऊपर जो नंबर लिखे हुए थे उन नंबर्स को उसने मल्टीप्लाई किया। पहला ट्रायल कौन सा था, जब उसने पहला कार्ड निकाला, फिर उसने वापस उसमें डाला, मिक्स किया। दूसरा ट्रायल कौन था, जब उसने फिर कार्ड निकाला। ठीक है, अब जो दोनों कार्ड आए थे बेटा उन पे जो नंबर लिखे थे उनको उसने मल्टीप्लाई किया। ओके, ड्रा प्रोबेबिलिटी डायग्राम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाइए एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्रोडक्ट। और बताइए कि एक इवन प्रोडक्ट हासिल करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। इवन प्रोडक्ट मतलब ये है कि जो दो कार्ड निकले होंगे ना उनके ऊपर लिखे हुए नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके पास इवन नंबर आएगा। ठीक है बेटा, तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए आपके पास 3 कार्ड है जिसपे एक पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे पे 2 लिखा हुआ है, तीसरे पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अच्छा अब आप एक बार उसको उसमें से रैंडमली एक कार्ड निकालते हैं, फिर दोबारा डालते हैं, फिर आप एक कार्ड निकालते हैं। ये आपके 2 ट्रायल है। ठीक है ना, तो अब आप देखिए कि आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है कि किस किस तरह के आपके पास पेयर आ सकते हैं।
फर्ज कर ले सबसे पहले आपने एक कार्ड निकाला, उस पर लिखा हुआ था 1, ठीक है। अब उसके साथ जो दूसरा ट्रायल करेंगे उसके साथ या तो 1 आ सकता है, या 1 के साथ 2 आ सकता है, या 1 के साथ 3 आ सकता है। तो इस तरह से 3 आपके पास ये पॉसिबिलिटीज आ गई कि एक अगर पहला कार्ड आपका 1 है तो उसके साथ दूसरा 1 भी हो सकता है, उसके साथ दूसरा 2 भी हो सकता है, उसके साथ दूसरा 3 भी हो सकता है। ये 3 आ गई पॉसिबिलिटीज। उसके बाद अगर दूसरा कार्ड आपका 2 था तो उसके साथ जो नेक्स्ट निकलेगा वो 1 निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है। तो 2 1, 2 2 और 2 3 ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हुआ कि पहला ट्रायल में निकलेगा कार्ड आपका 3 है तो सेकंड में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है। तो 3 1 3 2 3 3। तो ये बेटा आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं कि जो जो कार्ड आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। ये टोटल बेटा पॉसिबल आउटकम्स है, सही है। अब आपने बताना ये है कि ये जो आपके पास दो कार्ड आए हैं ना, इस पे जो जो नंबर लिखे हैं उनको मल्टीप्लाई करें, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3, इनको मल्टीप्लाई किया 2, इनको मल्टीप्लाई किया 4, इनको मल्टीप्लाई किया 6, इस तरह इनको मल्टीप्लाई किया 3, फिर इनको मल्टीप्लाई किया 6 और इनको मल्टीप्लाई किया 9। ये आ गई उन नंबर्स की प्रोडक्ट। अब इसमें से कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी या क्या आपके पास एक इवन नंबर है और आपने उसकी प्रोबेबिलिटी डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। तो बेटा देखो आपके पास ये टोटल जो है वो 9 बन जाती हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये 9 आपकी कह लीजिए कि एक तरह से सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब इसमें से इवन ये 2 इवन है, ये भी 2 इवन है, 4 इवन है, ये 6 इवन है और ये, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। नहीं मेरे ख्याल से गलती होगी, 1 2 3 4 5 हो गई, ठीक है। 5 आपके पास ये इवन आ गए, टोटल ये 9 है। तो प्रोबेबिलिटी तो आप वैसे ही माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे 5/9, लेकिन हमने प्रॉपर तरीके से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनानी है। आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं, फर्स्ट कार्ड की 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। सेकंड कार्ड की 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं, लेट्स सपोज कि पहली बार हमारे पास फर्स्ट ट्रायल में आ गया 1, साथ में फिर आपके पास सेकंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 1 और 1, 1 और 2 2, 1 और 3 3, इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, क्योंकि प्रोडक्ट शो करनी है ना हमने। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, ठीक है। इसी तरह फिर ये देखिए ये 2, लेट्स सपोज फर्स्ट कार्ड आपका 2 आ गया, तो सेकंड कार्ड में फिर उसके साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। 2 और 1 2, 2 और 2 4, 2 और 3 6, ठीक है। इस तरह से फिर आपके पास फर्स्ट कर लीजिए पहला कार्ड 3 आ गया, अब सेकंड कार्ड 1 भी हो सकता है, 3 और 1 1, अगर दूसरा कार्ड 2 हुआ 3 और 2 6, और अगर ये दोनों 3 3 हुआ 3 और 3 9। तो ये इन सब की पॉसिबल प्रोडक्ट्स आ गई हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, वरना ये नहीं लिखना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है बेटा। ओके तो ये बेटा आपके पास वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो दोनों कार्ड्स के ऊपर आने वाले नंबर से हमें मिल सकती हैं। अब उसने कहा कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी इवन नंबर की। इवन नंबर कौन कौन से बेटा? ये आपके पास 2 इवन है, 4 इवन है, 2 इवन है, 6 इवन है और ये 5 नंबर्स हैं जो कि इवन है, ठीक है। सो NS हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सैंपल स्पेस को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास टोटल है सैंपल स्पेस, ठीक है। अब इवन जो कौन सा जी, कितने इवन नंबर हमारा इवेंट है, तो 1 2 3 4 5 इवन नंबर, ठीक है। 5 तादाद है उसकी, तो नंबर ऑफ इवन जो है वो बस 5 है, ठीक है। अच्छा अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालनी है, तो इवन तो उसको हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी फेवरेबल होती है आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आपको इवन 5 चाहिए ना, तो 5 आप ऊपर लिख देंगे क्योंकि आपकी इवन नंबर आपकी फेवरेबल आउटकम होती है। तो यहाँ बेटा लिख देंगे 5 और टोटल कितनी है 9 है, 5/9 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आशीष फ्लिप्ड अ कॉइन थ्राइस, ड्रा ट्री डायग्राम टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल। आशीष एक सिक्के को 3 मरतबा उछालता है, आपने ट्री डायग्राम बनाते हुए 3 मरतबा टेल आने की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, ठीक है बेटा। अब बात जरा गौर से सुनिए, जब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है तो हमें 2 चीजें चाहिए बेटा यहाँ पे। एक चीज हमें सैंपल स्पेस चाहिए और दूसरी हमें चाहिए जो हमारा फेवरेबल आउटकम है। अब फेवरेबल आउटकम तो यहां से क्लियर है, टेल टेल टेल, ये हमारी फेवरेबल आउटकम है जो जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अब दूसरी चीज है हमारे पास टोटल आउटकम्स यानी कि सैंपल स्पेस। सबसे पहले देखें वो होंगी कितनी, ठीक है। तो देखिए अगर उसने एक बार कॉइन को फ्लिप किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ना, हेड या टेल, यहां पर भी हेड या टेल, यहां पर भी हेड या टेल, यहां पर भी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ना बेटा आपके पास एक आउटकम बनेगी,
ठीक है। तो अब पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं वो जानने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 2 3 है ना ये, तो आप 2 की पावर ले लो 3, तो ये बन जाएगी आपके पास 8। इसका मतलब है कि टोटल आपके पास जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बन सकती हैं आउटकम्स वो 8 बन सकती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हेड 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 आ सकता है, टेल 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 आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, इस तरह की। ठीक है, तो टोटल 8 जो है वो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। ठीक है, अब इसका सबसे बेस्ट तरीका ये बेटा कि अगर आपके पास टोटल 8 है ना आउटकम्स, ठीक है, और ये 3 के कॉम्बिनेशन से बनी है, तो आप ऐसा कीजिए, एक टेबल बनाइए, आप 8 का आधा कीजिए, 4 होता है ना, तो पहले के अंदर आप 4 हेड कर लें और उसके बाद नीचे आप 4 टेल कर दें, इसी तरतीब के साथ। अगली बार इससे हाफ करें, यानी पहले 4 थे ना, अब 2 हेड कर लें, फिर 2 टेल, फिर 2 हेड, फिर 2 टेल। अगली बार उससे हाफ कर लें, यानी 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, तो आपके पास वो 8 के 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने बनानी है ट्री डायग्राम, तो ट्री डायग्राम से कैसे गिनी, सबसे पहले मेरे बच्चे आपने एक बार सिक्के को उछाला, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो ये हेड यहां पर टेल, उसके बाद अब इस पॉइंट से फिर आप अगर हेड आ गया, हेड के बाद फिर हमने उसको उछाला, फिर हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, 2 बार हमने इसको उछाल लिया। अब जब हेड आया, हेड आने के बाद फिर उसको उछाला, तो यह हेड आएगा या टेल आएगा। जब टेल आया, टेल आने के बाद फिर उछाला, यह हेड आएगा या टेल आएगा। बिल्कुल उसी तरह से जब आपके पास टेल आया था, तो टेल आने के बाद फिर आपने सिक्के को उछाला, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अगर हेड आ गया तो फिर उछालेंगे, हेड या टेल आएगा फिर दोबारा से। अगर टेल आया तो फिर उछालेंगे, हेड या टेल आएगा फिर से। तो ये देखिए, अब आपके पास पहली जो है हेड 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 3 आ गए, तीनों हेड आ गए, पहला जो आपके पास पॉसिबल आउटकम बनता है। ठीक है, इन तीनों के मिलाने से। उसके बाद फिर हेड हेड टेल, पहले यूं गए, उसके बाद हेड हेड टेल यूं आ जाए, हेड हेड टेल। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ये हो गए, उसके बाद देखिए हेड टेल हेड, हेड टेल हेड आ गया, उसके बाद हेड टेल टेल, ये आ गया आपके पास। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहां जाइए, देखिए टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर देखिए टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर उसके बाद क्या करेंगे जी आप, टेल टेल हेड, ये आ गया, फिर टेल टेल टेल, वो ये आ गया। तो ये देखिए सेम टू सेम वही रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, ताकि आपको पता हो कि आप सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये तरीका आपको बताया, ट्रिक। जो कंप्यूटर के बच्चे उनको तो ये वैसे ही पता होगी। ठीक है, तो देखिए हेड हेड हेड, ये वाली आ गई, हेड हेड टेल, ये आ गई, हेड टेल हेड, ये आ गई, और हेड टेल टेल, ये आ गई, फिर टेल हेड हेड, ये आ गई, और टेल हेड टेल, ये आ गई, और टेल टेल हेड, ये आ गई, और टेल टेल टेल, ये आ गई। लेकिन आपने सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपने पहली मरतबा ऊपर हेड नीचे टेल रखा है ना, तो हर बार ऐसे ही करो। ठीक है ना, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऊपर हेड नीचे टेल रखो, तो इंशाल्लाह आपको सेम टू सेम यही रिजल्ट मिलेगा। तो देख लो कितनी आउटकम्स आ रही हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास 8 आउटकम्स आ गई हैं। ठीक है, वहां पे हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था उस चीज को। तो सैंपल स्पेस जो है उसकी तादाद है आपके पास 8। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम उसने बताया जब तीनों बार टेल आए, तो वो एक ही है इन सब में, इन 8 के अंदर ये एक ही है, टेल टेल टेल। तो इसकी जो तादाद है इस इवेंट की वो एक है हमारे पास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आपके पास यानी जो आपको चाहिए आउटकम वो एक है, 1 1 1, सॉरी टेल टेल टेल, और जो टोटल है वो कितनी है, 8 है, तो 1/8 करेंगे तो बेटा ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। यानी अगर आप 8 बार ट्राई करेंगे तो उसमें से एक मरतबा आपके पास टेल 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 आ सकता है। ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है टेल 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 की। क्वेश्चन नंबर 3, a survey of 100 students shows that 40 like pizza and 45 like burger। 100 स्टूडेंट्स का एक सर्वे ये शो करता है कि उसमें से 40 जो स्टूडेंट्स हैं वो पिज्जा को पसंद करते हैं और 45 स्टूडेंट जो है वो बर्गर को पसंद करते हैं। ड्रा वेन डायग्राम, आप वेन डायग्राम बनाइए एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक पिज्जा और बर्गर, और उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी मालूम कीजिए जो पिज्जा या बर्गर को पसंद करते हैं। एज्यूमिंग नन लाइक बोथ, और आप ये मान के चलेंगे कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो पिज्जा और बर्गर दोनों को पसंद करता है। ठीक है बेटे, ओके जी। तो यहां पे सबसे पहले ना आपने स्टूडेंट्स के 2 सेट बना लेने हैं, एक उन स्टूडेंट का सेट जो कि पिज्जा को पसंद करता है, एक उनका जो कि बर्गर को पसंद करता है। तो मैंने मेंशन किया जी सेट ए है उन स्टूडेंट पर मुश्तमिल जो कि पिज्जा को पसंद करते हैं। ठीक है, और सेट बी जो है वो उन स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है जो कि बर्गर को पसंद करते हैं। ठीक है बेटे, ओके, इनको मैंने ए और बी से शो कर दिया।
अब क्योंकि हमने यहाँ पे मालूम करना है प्रोबेबिलिटी किसकी, पिज्जा और बर्गर की, उन स्टूडेंट की जो पिज्जा को या बर्गर को पसंद करते हैं। ठीक है, तो पिज्जा के लिए तो हम यहाँ पे ए शो कर रहे हैं, बर्गर के लिए हम बी शो कर रहे हैं, और जो बीच में आ गया आर, तो मैंने आपको बताया बेटा आर को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है, तो मैंने यहां पर लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमारी बेटा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमने यहां पे वेन डायग्राम बनानी है, तो वेन डायग्राम से ही हम स्टार्ट करेंगे। याद रखो बेटा, वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट बनाना होता है, यानी आपने इस तरह का एक बॉक्स बना देना है। ठीक है, अब उसके अंदर फिर आपने सर्कल्स बनाने, जितने आपके पास सेट होते हैं उतने आप सर्कल बनाते हैं। ठीक है, दो सेट हैं, एक बर्गर वाला और एक पिज्जा वाला, दो सर्कल बनेंगे। अब सर्कल बनाने के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, या तो सर्कल ऐसे बनते हैं, या सर्कल ऐसे बनते हैं, या फिर सर्कल इस तरह से एक दूसरे के अंदर बनते हैं। ये तीन ऑप्शन होते हैं आपके पास। ठीक है, पहला स्टेप बॉक्स, दूसरा स्टेप आपने इनमें से एक की सिलेक्शन करनी है। बेटा अगर आपके पास दो सेट ऐसे आ जाए जो कि डिसजॉइंट हो, जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, तो फिर आप इस तरह अलग अलग सर्कल बनाते हैं। अगर उनमें कुछ कॉमन हो तो फिर आप ऐसे ओवरलैपिंग बनाते हैं। और अगर एक एलिमेंट, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर पाए जाएं, तो फिर आप एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनाते हैं। अब यहाँ पे उसने बताया कि जो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो पिज्जा और बर्गर दोनों को पसंद करता हो, इसलिए इस पिज्जा वाला सेट और जो बर्गर वाला सेट है, दोनों स्टूडेंट का सेट बिल्कुल अलग अलग बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पिज्जा में भी हो और बर्गर वाले ग्रुप में भी हो, दोनों को पसंद करता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें, एज्यूमिंग नन लाइक बोथ। ठीक है, इसलिए सबसे पहले बॉक्स बनाया बेटा, उसमें फिर यहाँ पर पहला सेट ए, ये दूसरा सेट बी, और ये जो है वो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, जिसको हम इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में लिखते हैं। टोटल 100 स्टूडेंट है, 40 इसके अंदर आ गए, 45 इसके अंदर आ गए, पीछे रह गए 15, वो आपके इसमें आ जाएंगे। यानी जो ना पिज्जा को पसंद करते हैं ना ही बर्गर को पसंद करते हैं। तो इस तरह से मेरे बच्चों आपने अलग अलग सर्कल बनाने, एक को ए से शो करें, एक को बी से, यानी एक पिज्जा वाले और एक बर्गर वाले, इसमें 40 इसमें 45, जो तादाद बताएगी शो करें, ये आपकी वेन डायग्राम रेडी होगी। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है ना। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक्स बता दी है, उसको देखते हुए आपने ये बना लेनी है। उसके बाद फिर दूसरा काम बेटा, आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है जो कि पिज्जा या बर्गर को पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके माइंड में थोड़ा सा आपने सोचना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। पहली बात, आर आ गया इसके अंदर, ये यहाँ पे आर आ गया। आर को देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा यूनियन। अब यूनियन के दो फार्मूले, एक ये वाला है और एक ये वाला है, इनमें से कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, और ये तब इस्तेमाल करते हैं जब इवेंट्स जो है वो नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं। सादा अल्फाज में बताऊं तो बेटा, जब दो इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो ना, जो बिल्कुल अलग अलग हों, ठीक है, कुछ कॉमन ना हो, तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मान लेते हैं। मैंने बेसिक कंसेप्ट के अंदर डिटेल से ये चीजें बताई हैं। और नॉन एक्सक्लूसिव में क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉमन होता है। ठीक है, कुछ इवेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। अब देखो यहाँ पे एक पिज्जे वाला ग्रुप है और एक बर्गर वाला ग्रुप है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, उसने खुद क्लियरली मेंशन किया, अज्यूमिंग नन लाइक बोथ। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये वाला केस अप्लाई होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, जिसमें आप बताएंगे कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मालूम करना चाहते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें और दोनों को प्लस कर दें, बस आपको इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये पहले दोनों मालूम करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर देखिए, उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया हमें, उसने कहा कि जो ए सेट के अंदर मेंबर है वो 40 हैं, तो उसकी जो तादाद आ गई एन ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू 40, इसी तरह एन ऑफ बी यानी वो बर्गर वाले 45। इसके बाद टोटल सैंपल स्पेस, क्योंकि 100 स्टूडेंट का सर्वे किया गया था ना, ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस आपके पास 100 आ जाएगी। सही है, अब उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों को पसंद करता हो, तो इसका मतलब आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ना भी लिखे तो इससे कोई हर्ज नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कॉमन कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन हमेशा कॉमन को शो करता है कि ए और बी में कॉमन कुछ नहीं है, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो बर्गर और पिज्जा दोनों को पसंद करता हो। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, तो हम पहले यहाँ मालूम करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। ठीक है, फिर इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ बी सेट के एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल जो आपके पास सैंपल स्पेस है। अब ए वाले मेंबर कितने थे, 40 थे, तो 40/100 कर दो, और बी वाले मेंबर कितने थे, 45 थे, तो 45/100 कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 0 0 से जाएगा और 4/10 बन जाएगा, जो कि 2/5 के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ 5 की टेबल पे 5 9 45 होता है और 5 20 100 होता है, तो 9/20 ये दोनों की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, 2/5 प्लस 2/5
9/20। अब देखिए एलसीएम देना आसान हो जाता है अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ये हम कर सकते हैं। तो ये 4 2 8 बन गया और ये 4 5 20, ये भी 20, ये भी 20, सेम डिनोमिनेटर हो गए, एक बना देते हैं, ऊपर वाले वैसे के वैसे लिख देते हैं। ये 8 आ गया प्लस ये 9 आ गया, 8 + 9 17 होता है, डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास 20। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई है उन स्टूडेंट्स की जो कि पिज्जा या बर्गर को पसंद करते हैं, यानी हर 20 में से 17 बच्चे ऐसे हैं जो पिज्जा या बर्गर को पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट्स टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ डिजीज विद आइदर टेस्ट ए और टेस्ट बी। मेरे बच्चों, मरीजों के अंदर एक बीमारी का पता चलाने के लिए 2 टेस्ट किए जा रहे हैं, एक टेस्ट ए है और एक टेस्ट बी है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट के टेस्ट पॉजिटिव आए डिजीज के लिए टेस्ट ए से या टेस्ट बी से, ठीक है। ओके, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट ए इज 0.3 और बताया जा रहा है कि टेस्ट ए के जरिए जो पेशेंट जिनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर टेस्ट बी इज 0.4 और जिन पेशेंट का जो टेस्ट पॉजिटिव आया है टेस्ट बी के जरिए उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.4 एंड टेस्ट आर इंडिपेंडेंट और बताया जा रहा है कि ये दोनों टेस्ट क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, ठीक है। और गौर कीजिएगा जरा, कहा जा रहा है आपने उन पेशेंट्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है टेस्ट ए के जरिए और टेस्ट बी के जरिए। तो आर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूनियन का, टेस्ट ए के जरिए और टेस्ट बी के जरिए, इनकी प्रोबेबिलिटी को बेटा आपने मालूम करना है। तो ये चीज आपकी रिक्वायर्ड है, मैंने यहां पर लिखी हुई है, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चीज आपने मालूम करनी है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक चीज क्लियर है कि यहां पर यूनियन आ गया, तो यूनियन के 2 फार्मूले होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर तो आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में बताया गया फिर तो ठीक है, आप ये वाला इस्तेमाल करें, अगर नहीं पता ना तो फिर आप इस पे चले जाइए म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव के ऊपर, ठीक है। यहां पर हमें बताया नहीं गया तो हम इस फॉर्मूले को यहां लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपको दी गई है यहां पर कि जो टेस्ट ए के जरिए पॉजिटिव आए उनकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, जो टेस्ट बी के जरिए पॉजिटिव आए उनकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो मैंने लिखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, ठीक है, दोनों लिखिए। अब वो तो हम यहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे, प्रॉब्लम कहां है, इसकी नहीं वैल्यू पता, ठीक है। तो ये चीज हमें मालूम नहीं है, इसके लिए उसने एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है कि टेस्ट आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही चाहिए था ना इसके अंदर, इस फॉर्मूले को पूरा करने के लिए, इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए। तो वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले ये निकाल लेंगे, जब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी उसको यहां पुट करोगे, ये दोनों आपको दी गई हैं, आपको आसानी से इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, नोट किया पी ऑफ ए की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, मालूम क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी या ए यूनियन बी भी कहते हैं इसको, ये हमें मालूम करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें ना इसके लिए, क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है, हमें इस पे आ जाना इंडिपेंडेंट वाले की, और बताएंगे कि टेस्ट ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो फिर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दोनों दी गई, दोनों पुट करो, मल्टीप्लाई करोगे 0.12 आएगा, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपकी मेन जो रिक्वायर्ड है उसके ऊपर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इसकी वैल्यू गिवन है 0.3, इसकी वैल्यू गिवन है 0.4, इसकी हमने मालूम कर ली है 0.12, ठीक है। तो इन दोनों को जमा करके उसमें से ये माइनस करो तो मिलेगा 0.58, और यही हमारे पास प्रोबेबिलिटी है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब ए और जॉब बी, जॉब ए या जॉब बी के हासिल करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब ए इज 0.5, जबकि जॉब ए के हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब बी इज 0.4, और जॉब बी के हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है।
एंड ऑफर्स आर इंडिपेंडेंट, यानी ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। तो सबसे पहले डाटा नोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब ए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब बी इज 0.4। मालूम क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब ए और बी, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, ठीक है। जॉब ए आर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम यूनियन, आर बी, ये बेटा हमने मालूम करनी है। इसके दो फार्मूले होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये हम इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, और जब वो एक्सक्लूसिव ना हो तो फिर हम ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट हो, ना क्लियर हो, बताया ना गया हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर ले करो, क्योंकि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए भी ना तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है उसके साथ, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये चीज बेटा आपने मालूम करनी है। अब इसके लिए क्या चाहिए? आपके पास इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब ये तो दोनों दी गई हैं, जॉब ए की प्रोबेबिलिटी भी है, जॉब बी की प्रोबेबिलिटी भी है, मगर ये चीज आपके पास नहीं है, ये वाली चीज। तो इसके लिए साथ में लास्ट में एक बात बताई गई है कि ऑफर्स आर इंडिपेंडेंट, यानी ये दोनों जो इवेंट है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है। और अगर इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो इसका मतलब ये होता है कि फिर हम इस तरह से उनकी जो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है वो मालूम कर सकते हैं। ये देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस फॉर्मूले के जरिए पहले ये मालूम कर लेंगे। जब ये मालूम हो गया फिर ये फॉर्मूला यूज करते हुए ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तो ये हमने मालूम करना बेटा। तो हमें बताया गया है कि दोनों जॉब जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी ऑफर्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया ताकि ये चीज मिल जाए हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 है, मल्टीप्लाई करो 0.20 आ गया, ठीक। उसके बाद अपना मेन जो मकसद था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मालूम करना, तो वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये तो आपके पास 0.5 है, इसकी वैल्यू 0.4 है, ठीक है। अब ये हमने अभी मालूम की है 0.20, पुट करो यहाँ पे, उसके बाद कैलकुलेटर से सॉल्व करो, जवाब मिलेगा 0.7। तो ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई ए और बी जॉब की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर टेकिंग वोल्वो बस और बेडफोर्ड बस टू वर्क। काम के लिए जाने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम वोल्वो बस लेंगे या फिर हम बेडफोर्ड बस लेंगे, ठीक है। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग वोल्वो बस इज 1/2, जो वोल्वो बस है उसको लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग बेडफोर्ड बस इज 1/3, और बेडफोर्ड बस के लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। एंड बसेस आर टू बी चूजन इंडिपेंडेंटली, यानी ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है, ठीक है बेटा। ओके, सबसे पहले तो लिखिए डाटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ वोल्वो बस उसको पीवी से डिनोट करेंगे, दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग बेडफोर्ड बस उसको हम पीबी से डिनोट करेंगे, दैट इज 1/3। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग वोल्वो आर बेडफोर्ड मालूम करनी है, तो प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं। वोल्वो आर के लिए हम यूनियन इस्तेमाल करते हैं, और यूनियन, ठीक है। तो ये चीज मेरे बच्चों आपने मालूम करनी है। अब यहां पर ये दो हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव। हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में से ये कौन सा केस है? बात बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब देखिए, अगर हम बात करें, एक बंदा एक वक्त में एक बस में बैठ सकता है, दूसरी में नहीं बैठ सकता, तो या तो वो इस बस में बैठेगा या फिर वो इस बस में बैठेगा। ऐसा ही है ना, आपके मन में यही बात आती है, ठीक है। तो एक वक्त में एक बस में बैठ सकता है, अगर वो इसमें बैठा है तो इसमें नहीं बैठ सकता, इसमें बैठा तो इसमें नहीं बैठ सकता। तो यहां से आपके माइंड में एक बात आती है, तो ये इवेंट फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। यहां से एक बात माइंड में आती है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जो कि इकट्ठे नहीं हो सकते। लाइक आप एक कॉइन को ऐसे फेंकते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों नहीं आ सकते, ठीक है ना, एक वक्त में एक आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप लास्ट में आते हैं तो लिखा हुआ है कि ये जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने सिक्का उछालने की बात की है, अगर हेड नहीं आया तो टेल आया है, अगर टेल नहीं आया इस वजह से हेड आया है, तो हेड का आना टेल पर डिपेंड कर रहा है, टेल का आना हेड पर डिपेंड कर रहा है। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो जब उसने ये बात कर दी कि ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, क्योंकि जो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको कॉइन की एग्जांपल दी है कि कॉइन में जो हेड और टेल है, ये दोनों इवेंट जो है वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है।
अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। टेल तब आया क्योंकि हेड नहीं आया, और हेड तब आया क्योंकि टेल नहीं आया, तो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसलिए बेटा ये इस बात से आपको क्लियर हो जाता है कि ये दोनों जो है वो म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक, अच्छा, उसके बाद फिर अगर ये नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उसके लिए फिर फार्मूला क्या होता है भाई, आप ये वाला इस्तेमाल करते हो। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, और फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब इन दोनों की तो प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये वाली आपके पास नहीं है, तो इसके लिए फिर आप क्या करोगे। उसने बताया ना कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट के लिए फिर हम जानते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इस फॉर्मूले के जरिए हम ये मालूम कर लेंगे और फिर हमें ये मिल जाएगी आसानी के साथ। तो वही काम हमने बेटा यहाँ पर किया। तो एज बसेस चूजन इंडिपेंडेंटली, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ V इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ V मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो, 1/6 मिलेगा। मिल गई ये चीज। उसके बाद फिर हमारी जो मेन चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ V R B वो मालूम करनी है। तो उसके लिए फिर बेटा लिखेंगे P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ V R B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ V प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ V इंटरसेक्शन B। ठीक है, अच्छा, अब आपने यहां पर इनकी वैल्यूज को प्लग इन करना है। इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/3, और ये हमने कैलकुलेट किया 1/6 माइनस का। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम देना आसान होता है अगर डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाए। इसका 6 है, इसको भी 6 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड भी करो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड भी करो, तो ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया। डिनोमिनेटर एक बना देंगे, ये आपका 3 बन गया, ये आपका 2 बन गया, और ये माइनस ये बन आ गया। तो 3 + 2 5 होता है, -1 करें 4, 4/6, तो ये 2/3 बनता है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, लेकिन बुक के ऊपर जो आंसर है वो आपका ये नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है उसकी मैं वजह बताता हूँ। बुक वाले ने इसको एक्सक्लूसिव के साथ सॉल्व किया है। उसने कहा ये दोनों इवेंट एक्सक्लूसिव है। ठीक है, कि अगर एक इवेंट आपके पास यानी बंदा एक बस में बैठा है, दूसरी में नहीं बैठ सकता, दूसरी में बैठा तो पहले में नहीं बैठ सकता, लिहाजा ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो क्या हैं, एक्सक्लूसिव हैं। तो मैं आपको उसके साथ भी सॉल्व करके बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर आपको इसको वायलेट करना पड़ेगा, इस पॉइंट को, अदरवाइज आपका फिर आंसर वो बुक वाला ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जी। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए तो फिर तो काम आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉल्वो बस और बेडफोर्ड बस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉल्वो बस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बेडफोर्ड बस, ये आ जाएगी। तो आप दोनों की वैल्यूज पुट कर लीजिए। वॉल्वो बस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2, और बेडफोर्ड की कितनी थी, 1/3। एलसीएम ले लीजिए, 3 to the 6 आएगा। ठीक है, और 2 3 the 6 होता है, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 to the 6 तो 2 यहाँ पे आएगा। तो ये एलसीएम ले लिया मैंने, 3 + 2 5, 5/6, ये आपकी बुक के अंदर जो दिया गया आंसर है। लेकिन मैंने वही बात जो आपको बताई है कि जब वो ये बात कर देता ना कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो फिर जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो नहीं सकते। ठीक, अच्छा, आपको मैंने कंसेप्ट इस चीज का मैंने बता दिया, क्लियर कर लिया। अब फिर देखो ये फिर सिचुएशन कैसे, हमारी सिचुएशन किस तरह से राइट है। फिर ऐसा हो सकता है कि यहां पर ये बंदा एक ही वक्त में दो बसेस में तो नहीं बैठा, मे बी वो मुख्तलिफ टाइम के अंदर, यानी किसी दिन वो इस बस के अंदर बैठा और किसी और दिन वो इस बस के अंदर बैठा हो, ऐसा मुमकिन है। इसलिए वो इस बस में भी जा सकता था, इस बस में भी जा सकता था। ठीक है, ओके जी। तो यहां पर आपको मैंने बुक वाला आंसर भी बता दिया और बेटा ये वाला भी बता दिया। ये हमारा एक्यूरेट आंसर है जो हमारे इस क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक है। अगर बुक वाले लाना चाहते हो तो फिर उसमें इसकी वायलेशन करनी पड़ेगी, ये हमारे कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, तो उसको वायलेट करोगे तो फिर आपका ये आंसर बुक वाला आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर टीम सुदैसी और टीम हुज़ैफी विनिंग द चैंपियनशिप? क्या प्रोबेबिलिटी है कि टीम सुदैसी या टीम हुज़ैफी चैंपियनशिप को विन करेगी? गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम सुदैसी विनिंग इज 12/27, और जो टीम सुदैसी है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग वो है 12/27, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हुज़ैफी टीम विनिंग इज 13/27, और जो हुज़ैफी टीम है उसके जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो है 13/27, एंड द टीम प्ले इंडिपेंडेंटली, और इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो सबसे पहले डाटा नोट कीजिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सुदैसी टीम उसको PS से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है, 12/27। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ हुज़ैफी टीम जो है उसको मैं PH से शो कर रहा हूं, दैट इज 13/27। ठीक है, अब हमने मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ विनिंग आइदर टीम सुदैसी
आर हुजैफी, सुदैसी आर हुजैफी, आर आ गया तो मतलब यूनियन आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ सुदैसी आर हुजैफी, ठीक है, ये हमें मालूम करनी है। ओके बेटे, अब आर के दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए और ये म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव के लिए, ठीक है। अच्छा, अगेन इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बुक में जो आंसर है वो ठीक नहीं, उसकी वजह क्या है कि विनिंग और लूजिंग को जो है वो हम लेते हैं एज एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, कि ये या तो कोई जीत सकता है या कोई हार सकता है, दोनों इवेंट इकट्ठे नहीं हो सकते, लिहाजा इसको हम एक्सक्लूसिव इवेंट लेंगे। एक्सक्लूसिव इवेंट लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, ठीक है, लेकिन टेक्निकली ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लास्ट में मेंशन किया गया है कि ये दोनों इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन जो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब फिर ये होगा कि ये जो जीत भी हुई है और हार भी हुई है, ये फिर अलग अलग मैचेस के अंदर हुई होगी, कहीं पे जीत हुई होगी, कहीं पे हार हुई होगी, एक ही मैच के अंदर दोनों काम नहीं हुए। तो बेटा यहां पर आपको, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है फिर ये एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि आप टास्क करते हैं, हेड आता है या टेल आता है, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है। लेकिन हेड टेल पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर टेल नहीं आया तो हेड आया है, अगर हेड नहीं आया तो टेल आया है, इसलिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ये। तो क्योंकि यहां पर क्लियरली मेंशन कर देंगे दे आर इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब फिर ये एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, इसलिए हम जो म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी और उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें क्लियरली बताया गया कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यही काम करेंगे, पिछले 3-4 क्वेश्चन से हम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले अब देखिए फॉर्मूला हमारा ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सुदैसी यूनियन हमारे पास जो हुजैफी है, ठीक है। तो सुदैसी की प्रोबेबिलिटी, हुजैफी की प्रोबेबिलिटी और इन दोनों के जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, ये हमारे पास मौजूद नहीं है। तो पहले इसको मालूम करने के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सुदैसी इंटरसेक्शन हुजैफी इज इक्वल टू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सुदैसी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हुजैफी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 12/27 है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 13/27 है। तो अब अगर हम यहाँ से कटिंग करें तो 3 4 12 होता है और 3 9 27, तो ये 4 और ये मैंने 9 लिख दिया ताकि आपको आसानी हो। अब आप इसको 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें 52 बनता है, और 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 बनता है। ये आपके पास आ गया जी इस टर्म जो कि हमने यहाँ पे पुट करनी थी। अब इस फॉर्मूले को लिखिए जो कि हमारा मेन रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। तो सुदैसी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 12/27 है और हुजैफी की प्रोबेबिलिटी 13/27 है, ठीक है। और इन दोनों की जो इंटरसेक्शन आती है प्रोबेबिलिटी वो आती है 52/243। अब बेटा हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका ये था, डिनोमिनेटर सेम कर दो, ये 243 है, इसको भी 243 बना दो। अब ये देखो ये 243 कैसे बना था, 927 से मल्टीप्लाई हुआ था तब बना था ना, तो आप इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ताकि डिनोमिनेटर एक जैसी हो जाए। तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो ये भी 243, ये भी 243, ये भी 243। अब इसको हम एक बार लिख देंगे 243, इसको 9 को 12 से मल्टीप्लाई करो 108 आ जाएगा, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करो 117 आ जाएगा, और ये 52 उसी तरह से रहेगा। अब आप इसको इसमें जमा करके ये वाला माइनस कर दो, माइनस करने के बाद आपके पास जवाब मिलेगा 173, नीचे आएगा 243, इन दोनों को डिवाइड करो मिलेगा 0.712 आ गया है। और यही बच्चे हमारे पास इसका ट्रू आंसर है। अलार्म बज रहा है, जल्दी जल्दी बोल दिया ताकि उसकी आवाज इसमें ना आए। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 8, HJ प्रोड्यूसेस पार्टी अबाया। HJ कोई कंपनी है, वो पार्टी अबाया बनाती है। इन द प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज इज 0.1। इनकी प्रोडक्ट के अंदर जो कलर डैमेज की प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड स्टिचिंग इज 0.2। और इनकी प्रोडक्ट के अंदर जो बैड स्टिचिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट हैविंग आइदर कलर डैमेज और बैड स्टिचिंग। आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है इनकी प्रोडक्ट के अंदर कलर डैमेज की या फिर इनकी बैड स्टिचिंग की, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हम पहले सॉल्व करते आए हैं। डाटा को नोट कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज को मैं PC से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि C स्टैंड फॉर कलर 0.1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड स्टिचिंग को मैं PS से डिनोट कर रहा हूं जिससे मैं S जो है स्टिचिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है, 0.2। मालूम क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर कलर डैमेज आर स्टिचिंग। तो प्रोबेबिलिटी के लिए P, कलर डैमेज के लिए C, R के लिए आगे यूनियन और आगे स्टिचिंग के लिए S, ठीक है। तो बेटा ये हमने मालूम करना है। और आपको पता है कि ये हमारे पास यूनियन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसमें ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए होता है
और ये आता है म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव के लिए। और मैंने बताया आपको कंसेप्ट के अंदर, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं ना, वो इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, और जो म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अब कलर कपड़े का खराब होना उसकी स्टिचिंग पे डिपेंड नहीं करता, और कपड़े की स्टिचिंग जो है उसके कलर पे डिपेंड नहीं करती, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट्स वाई आपने ये बात माइंड में रखनी है कि ये आपके बस म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके जी, तो हमने फिर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव वाला। और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो ये वाला होता है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर यूनियन स्टिचिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिचिंग, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर इंटरसेक्शन स्टिचिंग। अब इसके अंदर ये भी है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो पहले इसको मालूम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बताया कि कलर डैमेज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है स्टिचिंग के ऊपर, इनका आपस में कोई एक दूसरे के साथ लेना देना नहीं है। कलर डैमेज से स्टिचिंग का कोई वास्ता नहीं है, स्टिचिंग से कलर डैमेज का कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। इस वजह से इसका मतलब है ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट होते हैं तो इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर इंटरसेक्शन स्टिचिंग, ठीक है। तो उसमें फिर दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टिचिंग, वो 0.1 है और ये 0.2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.02 आ जाएगा। अब मेरे बच्चे आपने इस मेन फार्मूले के अंदर जो कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट है उसको लिखेंगे, उसके अंदर हम जो है वो जो कलर की प्रोबेबिलिटी है वो लिखेंगे, जो स्टिचिंग की प्रोबेबिलिटी है खराब होने की वो लिखेंगे, उसके बाद पी प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर इंटरसेक्शन स्टिचिंग, तो यानी ऊपर मालूम की वैल्यू ये वाली यहां पे लिख देंगे। अब इन दोनों को जमा करके उसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो मिलेगा 0.28, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, फकीहा इज टेस्टेड फॉर डिजीज विद टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। फकीहा की एक डिजीज को चेक किया जा रहा है दो टेस्ट के जरिए, टेस्ट ए और टेस्ट बी के जरिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद ए इज 0.9। टेस्ट ए के जरिए उसके पॉजिटिव टेस्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.9 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद बी इज 0.7, और बी टेस्ट के जरिए उसका टेस्ट पॉजिटिव आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फकीहा फॉर टेस्टिंग पॉजिटिव विद बोथ टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है फकीहा के टेस्ट के पॉजिटिव आने की दोनों टेस्ट के जरिए, टेस्ट ए एंड टेस्ट बी के जरिए, व्हेन बोथ आर इंडिपेंडेंट। यानी अब यहां पर सबसे पहले अगर हम डाटा में नोट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट ए 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव विद टेस्ट बी 0.7, और अब की बार वो हमें आर नहीं कह रहा, वो कह रहा है ए और बी दोनों के जरिए पॉजिटिव आना चाहिए, यानी अब यहां पर एंड आएगा, ए बी और बी बी, ए एंड बी। तो एंड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरे बच्चों हमने मालूम करना है, और इवेंट्स क्या इंडिपेंडेंट। तो एंड के लिए ये दो फार्मूले होते हैं, जब इंडिपेंडेंट हो तो ये, जब डिपेंडेंट हो तो फिर हम ये इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंट के लिए ये आसान सा फॉर्मूला हम यहां पे लिख देंगे जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है 0.9 और बी की प्रोबेबिलिटी भी दी गई है 0.7, दोनों को मल्टीप्लाई कर 0.63 आंसर आ गया, और यही मेरे बच्चे हमारा जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कोकोबेक प्रोड्यूस फेस्टिव केक। कोकोबेक एक कंपनी है जो कि त्योहारों के ऊपर केक बनाती है। द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट परफॉर्म टू क्वालिटी चेक ए एंड बी। अब कोई एक उनका डिपार्टमेंट है जो कि उन केक की क्वालिटी को चेक करता है, वो दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ए एंड बी, ऑन द आइटम्स, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पासिंग बोथ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। आपने वो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है प्रोडक्ट की जो कि दोनों टेस्ट ए को भी और टेस्ट बी दोनों टेस्ट को पास करती है, ए एंड बी, याद रखना ये बात, ओके। और गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग टेस्ट ए इज 0.9, टेस्ट ए को पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की वो 0.9 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग टेस्ट बी इज 0.8, और जो टेस्ट बी है उसको पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की वो 0.8 है, एंड टेस्ट आर इंडिपेंडेंट, और ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। इंतहाई आसान क्वेश्चन, डाटा नोट कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग टेस्ट ए 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पासिंग टेस्ट बी इज 0.8। अब उसने कहा कि आप वो प्रोबेबिलिटी मालूम कीजिए जो टेस्ट ए और टेस्ट बी दोनों पास करें, तो टेस्ट ए एंड टेस्ट बी यहां पे इस्तेमाल होगा, तो एंड में बेटा हम इंटरसेक्शन इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मालूम करनी है, ठीक है। तो ये अगर इंडिपेंडेंट का केस हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी इन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पासिंग टेस्ट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पासिंग टेस्ट बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू 0.9, इसकी वैल्यू 0.8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.72, और यही हमारी बेटा जी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है।